नमस्कार साथियों, मैं राज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट पर। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में इससे पहले हम लोग जो उसमें दिल्ली सल्तनत के जो पांचों वंश थे उन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर अब तक आपने वो नहीं देखा तो एक बार प्ले लिस्ट को विजिट करिए और पहले वो लेक्चर आप देख लेंगे। उसके बाद अगर आप इसको देखेंगे प्रशासन को तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग सीधा अपने लेक्चर पे चलते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन था, सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्वरूप क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे स्वरूप का था, जैसे राजत्व का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन में हम मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे और इसका सैन्य व्यवस्था कैसी थी, इसका राजस्व व्यवस्था कैसी थी, इसकी न्याय व्यवस्था कैसी थी, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। और जो केंद्रीय प्रशासन का सर्वोसर्वा रहता था वो सुल्तान ही रहता था, सबको आप सबको पहले से पता है। ठीक है, उसके बाद हम इसके प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखेंगे। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम लोग स्थानीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं। जो दिल्ली सल्तनत का जो राजत्व का सिद्धांत था, एक्चुअली जो राजत्व दिल्ली सल्तनत में समय समय पर राजत्व का सिद्धांत चेंज होता रहता था। ठीक है, इल्तुतमिश के काल में सुल्तान की स्थिति अमीरों से बहुत ऊपर नहीं थी। जो इल्तुतमिश का काल था उसमें जो अमीरों की मतलब सुल्तान की स्थिति अमीरों से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं थी। ठीक है, बलबन ने राजत्व को अमीरों से ऊपर रखा। तो जो बलबन था राजत्व को अमीरों से ऊपर रखा। ठीक है, बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को समझाते हुए कहा कि राजत्व में देवत्व का अंश होता है, जिसकी समानता कोई मनुष्य नहीं कर सकता। सुल्तान संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि है। यानी बलबन ऐसा कहता था, जो सुल्तान है वो मतलब सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ है, मतलब वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो उसका जो मनुष्यों से उसकी कोई समानता नहीं। ठीक है, तो ऐसा कौन बताता था? बलबन बताता था। अपने पुत्र बुगरा खां को कहता था राजत्व में ही देवत्व का अंश होता। ठीक है, बलबन का राजत्व प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय, भय, उच्च कुलीनता, वर्ग की शुद्धता पर आधारित था। तो जो बलबन इतना मतलब सख्त शासन था, वो जो नीच व्यक्तियों को जब देखता था तो कहता था कि मेरा जो हाथ है वो जब मैं किसी नीच व्यक्ति को देखता हूँ तो ऑटोमेटिक खड़ग यानी उसके तलवार पर चला जाता है। तो आप सोच सकते हो ये किस प्रकार से ये जो नीचे लोग थे उनसे, जो नीचे तबके के लोग होते थे, नीचे कास्ट के लोग, उनसे इतनी इस प्रकार से खड़ा करता था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का राजत्व उदार एवं कल्याणकारी निरंकुशवाद था। इसके बाद जो जलालुद्दीन खिलजी आएगा तो उसका जो राजत्व रहेगा उदार और कल्याण निरंकुशवाद पर आधारित रहेगा। जलालुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देगा, वो बलबन के सिंहासन पर नहीं बैठेगा। ठीक है, सर्वप्रथम बलबन ने अपने आप को जिले इलाही घोषित किया। तो ये जो बलबन रहता सबसे पहले इन्होंने ही अपने आप को जिले इलाही घोषित करेगा। अलाउद्दीन ने भी सुल्तान के पद की गरिमा को कायम रखा और उसने भी स्वयं को जिले इलाही घोषित किया और मोहम्मद बिन तुगलक ने भी स्वयं को जिले इलाही घोषित किया। तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और ये मोहम्मद बिन तुगलक, इन तीनों सुल्तानों ने ही जिले इलाही, जो स्वयं को जिले इलाही कहा था। ठीक है, और सुल्तान के पद की गरिमा को बनाए रखा। ठीक है, अलाउद्दीन के राजत्व में रक्त की शुद्धता व कुलीनता के स्थान पर योग्यता व राजहित को सर्वोच्चता दी गई। तो जो अलाउद्दीन का शासन था उसमें मतलब रक्त की शुद्धता व कुलीनता के स्थान पर, मतलब इससे पहले होता था कि मतलब जो अलाउद्दीन जैसे जो तुर्क लोग थे उन्हीं को राजा बनाया जाता था, मतलब जो उनके रक्त या मतलब कुलीन लोगों को ही पद दिया जाता था। लेकिन जब अलाउद्दीन राजा बनेगा तो ये क्या करेगा, योग्यता के आधार पर पद देगा, ना कि क्या रक्त के आधार पर। रक्त का मतलब परिवार को लोगों को या मतलब परिवारवाद को नहीं बढ़ावा देगा, ये जो व्यक्ति योग्य होगा उसी को बनाएगा। और ना तो कुलीन लोग, जैसे जो अमीर लोग रहते थे कुलीन, उनको उच्च पद पे बैठा दिया जाता। लेकिन ये क्या करता था अलाउद्दीन, ये हमेशा योग्यता को पैमाना रखता था कि अगर आप योग्य हैं तभी आप उस पद पर रह सकते हैं। ठीक है, अलाउद्दीन ने बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से कहा उसे सरा की चिंता नहीं, वह नहीं जानता कि क्या सही क्या गलत है, राजहित में उसे जो उचित लगता है वही करता है। तो जो अलाउद्दीन रहता है वो बयाना के जो काजी रहते हैं मुगीसुद्दीन से कहता है उसे सरा की चिंता नहीं है, वह नहीं जानता कि क्या सही है क्या गलत है, राजहित में उसका मानना था कि मतलब जो राजहित में सही है वही चीज सही है। ठीक है, ये मतलब इस्लाम क्या कहता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसका एक कहने मतलब था इस्लाम क्या कहता है उसने, जो राज्य हित में सही है, प्रजा के हित में सही है, वही निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन सुल्तान राजत्व को कानून से ऊपर मानता था। तो जो अलाउद्दीन था वो जो राजत्व को कानून से ऊपर मानता। ठीक है, राजा का जो पद था उसको कानून से ऊपर, और ये कहता था कि जो सुल्तान के शब्द है वही कानून है। ठीक है, तो ये सुल्तान को बहुत ज्यादा वरीयता देता था और ये कहता था जो सुल्तान के शब्द है वही कानून है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी शासन में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था
ये भी जो शासन रहेगा इसमें भी ये भी किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। खासकर उसने उलेमा को प्रभाव को अस्वीकार कर दिया। उलेमा जो धर्म से रिलेटेड जो व्याख्याकार नहीं होते थे मतलब धर्म के, वो लोग उन लोगों का भी योग्यता अस्वीकार कर देगा। और ये क्या करेगा, पद बांटेगा योग्यता के आधार पर। जैसे अलाउद्दीन बांटता था योग्यता का आधार, उसी आधार पर ये भी पद बांटेगा। ठीक है, प्रारंभ में तो उसने सुल्तान के पद को खलीफा की भी शुरुआत में क्या करता है, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, ये सुल्तान से अपने जो पद की उसकी स्वीकृति भी नहीं प्राप्त करेगी खलीफा से। आगे चलकर बहुत सारे विद्रोह होंगे और उन सबसे मतलब उन सबको दबाने के लिए और ये कहें कि उन सबसे बचने के लिए ये क्या करेगा, आखिरी में जो खलीफा को मान्यता देगा उससे खिल्लत प्राप्त करेगा और फिर उसको थोड़ा सा मतलब उसका जो विरोध होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो बर्नी ऐसा लिखता है कि जब ये मोहम्मद बिन तुगलक राजत्व प्राप्त करता है तो शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। मतलब जो शरीयत मतलब जो इस्लाम के कानून थे उन सबसे ये पूरी तरीके से स्वतंत्र था। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा के प्रभाव में कार्य किया और सुल्तान पद की गरिमा को कम किया। तो जब इसके बाद इसका जो फिरोज शाह तुगलक इसका जो चचेरा बेटा राजा जब बनेगा, चचेरा जो भाई रहेगा सॉरी इसका जो चचेरा भाई रहेगा जब वो राजा बनेगा तो वो क्या करेगा, सुल्तान के पद की गरिमा को गिरा देगा और वो दोबारा से इस्लाम के जो उलेमा रहेगा उनका प्रभाव को स्वीकार करने लगेगा। ठीक है, लोदियों का राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्री न होकर कुलीन तंत्री थी। तो जो लोदी का राजत्व सिद्धांत रहेगा वो सरदारों की समानता पर, जो बहलोल लोदी रहता था ये मतलब कहता था कि मतलब सभी में समान, मतलब ये क्या करता था, जो इसके सरदार रहते थे इसके दरबार में, ये हमेशा कभी भी राजगद्दी पे नहीं बैठता था, उनके साथ हमेशा गलीचा बिछाकर मतलब गलीचा पे बैठता था और हमेशा अपने आप को उनके समान दिखाता था। ठीक है, और ये कहता था अगर आप मतलब हमसे संतुष्ट नहीं है, हमसे खुश नहीं, तो आप किसी और को मतलब पगड़ी उतार के रख देते हैं, आप किसी और को राजा बना सकते हैं। ठीक है, बहलोल लोदी के समय सुल्तान समानों में प्रथम, ठीक है, फर्स्ट एमन इक्वल हो गया। इसने राजद की और इससे क्या होगा, राजद की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा, मतलब वो प्रतिष्ठा उसकी घट जाएगी। ठीक है, बहलोल लोदी का सिद्धांत था राजद ही बंधुत्व है, मतलब उसका मानना था राजद ही बंधुत्व है, मतलब वो भाईचारा वाला टाइप में पूरा मतलब वो चाहता था। ठीक है, इसके बाद सिकंदर लोदी बनेगा तो वो दोबारा से जो पद की गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित करेगा। तो ये था मतलब जो इसका स्वरूप था। तो दिल्ली सल्तनत का जो स्वरूप था वो हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में देखेंगे। तो प्रशासनिक संरचना, सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का जो सर्वोसर्वा रहता था वो सुल्तान रहता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। तो जो इसकी प्रशासनिक व्यवस्था था किस पे, अरबी और फारसी पद्धति पर आधारित थी। इनका जो सैनिक संगठन था तुर्क और मंगोल पद्धतियों पर आधारित था। ठीक है, सुल्तान जो होता था केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान होता था, मतलब जो भी जितना भी कुछ केंद्रीय प्रशासन से रिलेटेड था उसका जो प्रमुख होता था वो सुल्तान रहता था। ठीक है, वह सबसे बड़ा न्यायाधीश व सेनाओं का प्रधान सेनापति होता था। तो सुल्तान जो रहता था वो न्यायाधीश भी रहता था और जो सेना रहती थी उनका प्रधान सेनापति भी रहता था। ठीक है, प्रशासन में हालांकि सेना को कंट्रोल करने के लिए और बहुत सारे पद बनाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो सेनापति रहेगा वो सुल्तान ही रहेगा। ठीक है, प्रशासन में सुल्तान मंत्रियों की सलाह लेता था। प्रशासन चलाने के लिए, चूंकि प्रशासन चलाने के लिए मंत्रियों की सलाह लेना ही पड़ेगा। महत्वपूर्ण मामलों में सुल्तान परामर्श दात्री संस्था मजलिस से खलवत के दो भाग थे, मजलिस आम और मजलिस खास। ठीक है, तो ये जो दो प्रकार से परामर्श संस्था बनाएगा, एक मजलिस खलवत बनाएगा और एक इसके दो भाग रहते हैं। इसमें एक मजलिस आम रहेगा जिसमें आम जनता रहेगा और ये जो आम जनता से जो इंटरेक्ट करना होगा मतलब उससे रिलेटेड जो संस्था रहेगी वो मजलिस आम रहेगा। और मजलिस खास एक प्रकार से रहेगा जिसमें उच्च लोग या कुलीन लोगों के साथ या मतलब जो दरबार के लोग रहते थे उन लोगों के साथ जो इनकी मंत्री परिषद एक प्रकार से मतलब परामर्श संस्था होती थी, एक प्रकार संस्था होती थी। ठीक है, सुल्तान के सर्वोच्च परामर्शदात्री परिषद मजलिस खास होता था, मतलब जो सुल्तान के जो प्रमुख व्यक्ति रहते थे या उसके खास जो लोग रहते थे उनसे जो इनकी मंत्री परिषद रहते थे उसको ये जो परामर्शदात्री परिषद जो रहती थी इसको मजलिस खास कहा जाता था। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग, अहले शमीर व उलेमाओं का व्यवहारिक नियंत्रण था। तो जो सुल्तान था उस पर अमीर वर्ग और जो उलेमा रहते थे, जो धर्म के विशेषज्ञ रहते थे, उनका जो व्यवहारिक नियंत्रण तो रहता था एक प्रकार से। अमीर व उमरा वर्ग को अहले शमशीर या अहले सैफ कहा जाता था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन 4 प्रमुख भागों में बटा होता था। तो जो सल्तनत काल में जो केंद्रीय प्रशासन था वो 4 प्रमुख भागों में बटा था। इन 4 विभागों की सहायता से सुल्तान शासन संचालित करता था। तो जो केंद्रीय शासन रहता था वो 4 भागों में बटा रहता था, इन्हीं की सहायता से जो सुल्तान रहता था वो शासन संचालित करता था।
तो इसमें जो सबसे पहला पद रहेगा दीवाने बिजारत। जो दीवाने बिजारत रहता था ये प्रधान वजीर होता था, ठीक है। प्रारंभ में वजीर सैनिक हुआ करता था, जो शुरुआत में वजीर क्या हुआ करता सैनिक, परंतु 14वीं सदी में वजीर वित्त मंत्री की भांति भी कार्य करने लगता था। जो दीवाने वजीरत रहता था एक प्रकार से ये सैनिक होता था और वजीर भी होता था, और वजीर के साथ साथ ये आगे चलकर ये वित्त मंत्री का भी कार्यभार देखने लगेगा, ठीक है। वजीर की सहायता हेतु नायब वजीर भी होता था, तो वजीर की मदद करने के लिए एक नायब वजीर भी होता था, और अन्य अधिकारी भी कुछ होते थे। मुस्तैफी मुमालिक या महालेखा परीक्षक एवं मुंसिफ मुमालिक यानी महालेखाकार। तो जो ये नायब वगैरह के जो सहायक रहते थे, जैसे अधिकारी जो मतलब महालेखा परीक्षक जो लेख मतलब जैसे पूरा लिखा पढ़ी वाला काम करते थे मतलब, और उसका महालेखाकार जो रहता था उसको आसिफ मालिक कहा जाता, ठीक है। बलबन के समय वजीर की शक्तियां न्यूनतम बिंदु पर आ गई थी, तो जो बलबन था उसके समय में वजीर की शक्तियां न्यूनतम बिंदुओं पर आ जाएगा, और ये जो इल्तुतमिश तुर के चहलगानी बनाएगा उसको ये पूरी तरीके से, जिसमें अमीर लोग रहते हैं 40 को, ऐसा 40 कहा जाता है, लेकिन ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं था कि इसमें 40 लोग ही, कभी कभी इसमें कम ज्यादा लोग भी रहते थे। तो जब बलबन राजा बनेगा मतलब, तो ये क्या करेगा वजीर की शक्तियों को एकदम कंट्रोल कर देगा, और धीरे धीरे क्या करेगा उनकी गुप्त हत्याएं वगैरह करवाएगा, और उसको पूरी तरीके से तुर्क चहलगानी को नष्ट कर देगा, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने वजीर पद को पुनः प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की, वह ख्वाजा खातिर को वजीर नियुक्त किया। तो अलाउद्दीन जब इसको पूरी तरीके से मतलब इसकी जो शक्तियां थी उसको समाप्त कर देगा, फिर जब जलालुद्दीन उसके बाद राजा बनेगा, जब खिलजी वंश की स्थापना करेगा, तो ये क्या करेगा दोबारा से वजीर के पद को मतलब वजीर की प्रतिष्ठा को स्थापित करेगा, और वहां पर ख्वाजा खातिर को वजीर नियुक्त करेगा, ठीक है। तुगलक काल वजीर के पद का तुगलक जो काल रहता था वजीर के पद का स्वर्ण काल, तो जो तुगलक का काल था वजीर के पद का स्वर्ण काल, पूछ लिया जाएगा वजीर के पद का स्वर्ण काल कौन था, तो याद रखिएगा आप तुगलक का काल, ठीक है। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरम स्थान पर पहुंच गया था, तो जो फिरोज शाह तुगलक था इसके समय में जो वजीर का पद है सबसे ज्यादा मतलब दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान होंगे उसमें सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष कब पहुंचेगा, तो फिरोज शाह तुगलक के समय पहुंचेगा। जलालुद्दीन खिलजी दीवाने वकूफ नामक विभाग की स्थापना करेगा, तो जलालुद्दीन जो खिलजी रहेगा दीवाने वकूफ नामक विभाग की स्थापना करेगा। यह वजीर के अधीन काम करता था। इस विभाग का काम बेग के कागजातों की देखभाल करना था। तो जो दीवाने वकीफ रहता था ये एक प्रकार से वजीर होता था, वजीर के अधीन ही कार्य करता था, मतलब वजीर नहीं होता था, वजीर के अधीन कार्य करता था, और इसका जो काम रहता था ये जो कागजातों की देखभाल करता था, जो बेग के कागजात थे उन सबकी जो देखभाल करता था कौन करता था, दीवाने वकूफ करता था, ठीक है। दीवाने अमीर कोही, ये जो दीवाने अमीर कोही है इसकी स्थापना कौन करेगा, मोहम्मद बिन तुगलक करेगा। ये किसानों के लिए ऋण प्रदान करेगा, ठीक है। सोंधर या तकाबी करके एक ऋण आता है उसको इसी मतलब संस्था के तहत दिया जाएगा, ठीक है। अंतिम तुगलक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के समय एक नए कार्यालय वकील सुल्तान की स्थापना की गई। यह कार्यालय कुछ दिनों तक ही टिका, ठीक है। बर्नी के अनुसार एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है, मतलब बर्नी ऐसा कहता है एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है, तथा सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभिमान का दूसरा सूत्र नहीं हो सकता, और हो भी नहीं सकता। तो बर्नी ऐसा बताता है कि मतलब एक जो सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभिमान का दूसरा स्रोत नहीं हो सकता, और भी नहीं हो सकता, मतलब ये ऐसा बताता है कि बिना वजीर के सुल्तान का जो अभिमान मतलब जो इसका ये है, सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभिमान का दूसरा स्रोत नहीं रहता, तो मतलब वजीर को ये बहुत ज्यादा वैल्यू देने की बात करता है, ठीक है। इसके बाद इसका जो रहेगा दीवाने अर्ज, जो कि सैन्य विभाग से रिलेटेड रहता था। ये सेनापति नहीं रहता था, बट सेना का जो पूरा कार्यभार देखता था और उसको वेतन वगैरह भी यही देता था, ठीक है। दीवाने अर्ज, इसे रैयत अर्ज भी कहा जाता है। सर्वप्रथम बलबन ने इस पद पर अहमद अयाज को नियुक्त किया था। तो दीवाने अर्ज की स्थापना कौन करेगा, तो इसको आप याद रखिएगा, अक्सर पूछ लिया था दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था, तो बलबन ने किया था। इसका प्रधान जो कौन रहेगा, तो आरिज मुमालिक रहता है, इसका प्रधान रहेगा, ठीक है। वह रक्षा मंत्री की भांति कार्य करता है। आज के हिसाब से जैसे अगर देखा जाए जो रक्षा मंत्री रहता है उसी हिसाब से दीवाने अर्ज करके रहता है ये, ठीक है। इसका सर्वप्रथम बलबन ने इसको नियुक्त किया था, ठीक है। उसका मुख्य कार्य सैनिक की भर्ती करना, वेतन निर्धारण करना, सैन्य रिकॉर्ड रखना, साजो सामान खरीदना और सेना का निरीक्षण आदि। मतलब जितना आज के समय में रक्षा मंत्री का जो कार्य रहता है लगभग उतना ही काम दीवानी अर्ज का दिल्ली सल्तनत के समय में रहता था। और ये क्या करता था, वेतन निर्धारण करता था सैनिकों का, सैन्य रिकॉर्ड रखता था कौन कितने सैनिक हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। साजो सामान खरीदना कैसे, मतलब कौन सा अस्त्र खरीदना है, क्या
कितना है, ठीक है, सेना का निरीक्षण, ये सब चीजें ये कौन देखता था? दीवाने अर्ज देखता था, ठीक है। आरजी ममालिक प्रधान सेनापति नहीं होता था, सेना का प्रधान सेनापति सुल्तान ही होता था। जो दीवाने अर्ज रहता था ये एक प्रकार से वित्त, जो इसको क्या बोलते हैं, सैन्य, क्या बोलते हैं इसको, रक्षा मंत्री के भांति ये काम करता था, ठीक है। और जबकि ये सेनापति नहीं रहता था, एक प्रकार से ये क्या रहता था, जो इसका सेनापति रहेगा वो सुल्तान ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद दीवाने इंसा, ये यह एक शाही पत्राचार का मंत्रालय है। इस विभाग का जो प्रधान रहेगा दबीर ममलिक होता है, ठीक है। यह विभाग शाही घोषणाओं के प्रारूप को तैयार करने व भेजने का कार्य करता था। जो दीवानी इंसा था, इसमें जो शाही घोषणा की जाती थी, जो दीवानी इंसा जो ये शाही पत्राचार के पास है, इसमें जो शाही घोषणाओं का प्रारूप तैयार करना और मतलब जो राजा के परिवार के लोग हैं घोषणा जो तैयार करते थे उसका जो प्रारूप तैयार करते थे, तो उससे रिलेटेड जो काम रहता था कौन देखता था? दीवाने इंसा देखता था, ठीक है। सुल्तान के फरमान भी दीवाने इंसा की भी जारी करता था। जो सुल्तान के जो फरमान रहते थे उसको जारी कौन करेगा? तो उसको जारी करेगा दीवाने इंसा ही, ठीक है। दीवाने रसालत, यह एक विदेश मंत्रालय था। तो जो दीवाने रसालत रहता है इसको विदेश मंत्रालय कहा जाता था, ठीक है। यह काजी के फैसलों के विरुद्ध अपील भी सुनता था, अतः इसे धार्मिक विभाग भी माना जाता। तो दीवाने रसालत विदेश मंत्रालय था ही, साथ में ये काजी के विरुद्ध जो अपील की जाती थी, जो धार्मिक विभाग से रिलेटेड था, उसका भी ये फैसले, उसका भी मतलब उसके भी ये जो फैसले था उसके विरुद्ध अपील भी सुनता था, ठीक है। अन्य पदाधिकारी जो रहते थे, काजी उल कुजात, यह न्याय विभाग से रिलेटेड था। दीवान कजा, ठीक है, का प्रधान होता था, लेकिन सल्तनत का जो अंतिम न्यायाधीश सुल्तान होता था, ठीक है। बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित दीवानी सियासत नामक विशेष अदालतों का उल्लेख किया। तो जो बर्नी है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवाने सियासत नामक विशेष अदालतों का भी उल्लेख करेगा, ठीक है। सद्र सुदूर, ये सद्र सुदूर है, यह धर्म विभाग का प्रधान था, ठीक है। इस्लाम के कानूनों का प्रजा में प्रसार करना, उनका पालन कराना व मुस्लिम हितों की रक्षा करना उनका उत्तरदायी। जो सदर सुदूर रहता था एक प्रकार से धर्म विभाग का प्रधान होता था, और ये जो इस्लाम के कानून था उसका प्रजा में मतलब लोगों में कैसे उसका प्रचार प्रसार करना है, उसका लोगों से कैसे पालन करवाना है, मुस्लिम हितों की सुरक्षा के लिए उसका मतलब ये जो पूरा जो इस्लाम धर्म का जो उत्तरदायित्व था सदर सुदूर के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। जकात कर पर उसका अधिकार होता था, ठीक है। जो जकात कर होता था वो सदर सुदूर विभाग के मतलब ये धर्म उसमें भी जाता था, ठीक है। इस पे पूरा अधिकार किसका था? तो ये सदर सुदूर का, ठीक है। जिसका उपयोग खैरात बांटने, विद्वानों को दान व मस्जिद मदरसों की देखभाल में होता था, ठीक है। जो इससे जकात आता था उससे क्या करते? खैरात बांटते थे, विद्वानों को दान दिया जाता था और मस्जिद व मदरसों की देखभाल में होता था, ठीक है। प्रायः काजी उल कुजात व सदर सुदूर के पद पर एक ही व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अक्सर देखा जाता था जो काजी उल कुजात और सदर सुदूर जो रहता था उस पे एक ही व्यक्ति को मतलब एक ही व्यक्ति को बनाया जाता था, ठीक है। बड़े नगरों के न्यायाधीशों को अमीर दाद कहा जाता था। जो बड़े नगर के न्यायाधीश उनको अमीर दाद कहा जाता था। मुन्हियान या मुन्ही एक प्रकार से गुप्तचर होता था, ठीक है। सहना क्या होता था? पुलिस का प्रमुख होता था। ये जो शब्द हैं ये अक्सर वन लाइनर टाइप में पूछ लिया जाता है कि सहना क्या होता है, उसमें 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें एक पुलिस प्रमुख भी होगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो सहना किससे रिलेटेड था? वो पुलिस प्रमुख से, ठीक है। ऐसे चशनीगिर शाही रसोई का प्रबंध करता था। जो चशनीगिर रहता था वो शाही जो रसोई होती थी राजा की उसका जो प्रबंध करता था, कौन करता था? चशनीगिर। एक होता था बहलादार, ठीक है, ये व्यक्तिगत हिसाब किताब रखता था। तो जो बहलादार होता था व्यक्तिगत हिसाब किताब रखता था। संपूर्ण सल्तनत काल में सिद्धपाल पहला एवं अंतिम हिंदू था जिसे दरबार में उच्च पद मिला था। तो जो सल्तनत काल रहेगा उसमें सिद्धपाल जो रहेगा वो पहला और अंतिम हिंदू रहेगा जिसको दरबार में उच्च पद मिलेगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे ये जो अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में। प्रांतों को जो अरबी भाषा में क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था, ठीक है। ये अरबी भाषा का शब्द है जो इक्ता, ठीक है। ये प्रांत मतलब जो स्टेट, क्योंकि जो सल्तनत का जो राज्य था मतलब जो पूरा जो सल्तनत थे वो कई राज्यों में बटा हुआ था, ठीक है। तो प्रांतीय प्रशासन के लिए एकता शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रांत के लिए एकता का प्रयोग है। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने की थी। जो एकता व्यवस्था की शुरुआत करेंगे इसकी शुरुआत कौन करेगा? मोहम्मद गोरी। और इसकी जो एक संस्था के रूप इसको एक ठोस संस्था का रूप कौन प्रदान करेगा? तो इल्तुतमिश इसको एक संस्थागत के रूप में प्रदान करेगा, ठीक है। पर प्रांतों को एकता या विलायत कहा जाता है, ठीक है। जो प्रांत होते थे उनको एकता और विलायत कहा जाता है। एकता का प्रधान मुफ्ती, वली, नाजिम, नायब या इक्तादार आदि नामों से जाना जाता है। जो
इक्ता यानी जो प्रांत का जो मतलब प्रधान होता था उसे मुक्ति वली या नाजिम या नायब इक्तादार भी कहा जाता था। ठीक है, मुक्ति या वली को सैनिक कार्यों के अतिरिक्त कर संग्रहण तथा न्यायिक कार्य करने भी पड़ते थे। जो मुक्ता या वली जो रहता था इसको सैनिक कार्य तो करना ही रहता था और साथ साथ इसको न्याय कार्य भी देखने पड़ते थे। ठीक है, इन्होंने अधिक स्वायत्ता भी प्राप्त थी और इन्हें सबसे ज्यादा स्वायत्ता भी प्राप्त थी। इक्तादार या मुक्ता को आवश्यकता पड़ने पर सुल्तान की सैनिक सेवा और सहायता भी देनी पड़ती थी। तो जो प्रांतीय प्रशासन रहता था ये एक प्रकार से जो केंद्र सरकार के प्रति उत्तरदायी रहता था और ये क्या करता था, ये एक तो ये कर संग्रहण करके तो देते ही थे साथ में, और ये अगर जरूरत पड़ने पर ये सैन्य सहायता भी देते थे। ठीक है, इल्तुतमिश इक्तादारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करता था। तो इसका जो इक्ता वास्तव में स्थानांतरित भू राजस्व अधिन्यास था। तो जो इल्तुतमिश रहता था इक्तादारों को स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया करता था। ठीक है, बलबन ने भी जिन इक्ताओं से राजस्व नहीं लिया उन्हें खालसा भूमि में मिला लिया। तो बलबन जिन इक्ताओं से राजस्व नहीं लेता था उन्हें खालसा भूमि का जो पूरा अधिकार रहता था उस पर राजा का सुल्तान का पूरा अधिकार रहता था। ठीक है, उससे जो भी आय होती थी वो सुल्तान को प्राप्त होती। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि के विस्तार के लिए वंशानुगत जागीरों व इक्ताओं का अधिग्रहण कर उन्हें खालसा भूमि में मिलाने की कोशिश की। तो अलाउद्दीन जो खिलजी रहता है वो जो वंशानुगत जागीरें थी उन सबका अधिग्रहण कर मतलब उनको खालसा भूमि के अंतर्गत मिलाने की कोशिश करेगा और इक्ता के बदले नगद वेतन देने की परिपाटी चलाई। तो इससे पहले क्या होता था, जो सैनिकों को मतलब इक्ता दे दिया जाता था, मतलब जमींदारी टाइप में, मतलब एक बड़ा सा क्षेत्र दे दिया जाएगा, उसकी जो भी आय आएगी मतलब उससे जो टैक्स प्राप्त होगा वो जो ये सैनिक रहेंगे इनको प्राप्त होता। तो क्या करेगा अलाउद्दीन, क्या करेगा सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर देगा और एक खालसा भूमि मतलब ये जो इक्ता रहेगा उसको धीरे धीरे खालसा भूमि में मिला लेगा। ठीक है, 1279 ईस्वी में बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी को सर्वप्रथम नियुक्त इक्तादारों के स्थान मतलब के साथ की, ताकि वह इक्ता की आय व्यय का सही हिसाब रख सके, वह इक्तादारों के भ्रष्टाचार को रोक सके। इस प्रकार उसने प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की। ठीक है, तो जो 1279 में बलबन ने ख्वाजा नामक अधिकारी को सर्वप्रथम इक्तादारों के साथ ताकि आय व्यय का हिसाब रख सके। तो जो ठीक है, एक प्रकार से ये जो मवाजिब होता था ये मवाजिब पूछ लिया था। मवाजिब क्या होता है, सैनिकों को परिश्रम के रूप में कृषि योग्य भूमि मवाजिब कहलाती थी। जो मवाजिब रहती थी, जो पारिश्रमिक के रूप में सैनिकों को जो कृषि योग्य भूमि दी जाती थी उसे ही मवाजिब कहा जाता। ठीक है, स्थानीय प्रशासन इक्ता या प्रांतों को जिला में बांटा गया था। जो इक्ता थे स्टेट हो गया और अब इसके बाद जो स्थानीय प्रशासन होगा इक्ता को प्रांतों या जिलों में बांट दिया जाए। जिलों को सिख कहा जाता है, जिला होता था उसको क्या कहा जाता था, सिख कहा जाता था। ठीक है, सिख की स्थापना सबसे पहले बलबन ने 1279 में की थी। सिख का जो प्रशासक रहेगा वो सिखदार रहेगा। तो जो जिला रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, सिख कहा जाएगा, और जिले का जो प्रशासक रहेगा उसको सिखदार, यानी सिख का जो प्रशासक है उसको सिखदार कहा जाएगा। आज के अगर डेट में देखा जाए तो जो जैसे जिला है उसका जो डीएम रहता है उसी प्रकार से सिखदार होता था। ठीक है, सिखों को परगने में बांटा जाता था। सिख जो रहते थे, परगना एक प्रकार से तहसील होता था। ठीक है, तो सिखों को छोटे छोटे परगनों में बांटा जाता था। प्रत्येक परगने में आमिल एवं मुंसिफ होता था। मुंसिफ नामक अधिकारी होते थे। आमिल मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता था और जो मुंसिफ होता था राजस्व। तो जो तहसील एक प्रकार से अगर देखा जाए नहीं, परगना जो थे उसका जो मुंसिफ रहता था वो क्या करता था, न्याय व्यवस्था देखता था। सॉरी, जो आमिल रहता था वो न्याय व्यवस्था देखता था, मतलब उसका प्रशासन, सॉरी जो मतलब ये आमिल रहेगा वो प्रशासन की व्यवस्था देखेगा और जो मुंसिफ रहेगा वो क्या देखेगा, वो राजस्व विभाग का प्रधान होगा। उसका जो काम रहेगा वो राजस्व एकत्रित करके अपने ऊपर वाले अधिकारियों को देना और वो ले जाकर मतलब ये जो परगना वाले सिख को ट्रांसफर करेंगे और सिख कलेक्ट करके इक्ताओं को देंगे और इक्ता फिर सुल्तान के केंद्रीय प्रशासन में भेजा जाएगा। ठीक है, केंद्र सरकार के पास। ठीक है, तो शासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी। ठीक है, ग्राम के अधिकारी चौधरी, खुद मुकद्दम आदि वंशानुगत होते थे। जो प्रशासन की जो सबसे छोटी वो रहती थी ग्राम रहता था। ठीक, ग्राम में क्या होते थे, चौधरी होते थे, खुद मुकद्दम, जैसे आजकल वैसे प्रधान हो गया या मतलब मुखिया हो गए, इस टाइप में लोग रहते थे। क्या करते थे, गाँव का प्रशासन तो देखते थे और गाँव का जो राजस्व कलेक्ट करके वो क्या करते थे, परगनों को देते थे। ठीक है, परगना में जैसे मुंसिफ जो रहता था राजस्व विभाग का अधिकारी, इसको देते थे। ये फिर क्या करता था, अपने ऊपर सिख को देता था, जो सिखदार होते थे उनको कलेक्ट करके देता था। सिखदार क्या करते थे, इक्तादारों को कलेक्ट करके देते थे। इक्तादार फिर सुल्तान के राजस्व खजाने में जाता था। ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी उनके विशेष अधिकार छीन लेता है। तो ये जो रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो खुत मुकद्दम की सबसे जो दयनीय स्थिति रहेगा, और खुत मुकद्दम उस समय कोई भी मतलब आम इंसान अपनी जो बेटियों का विवाह इन लोगों से नहीं करना चाहता था। उसके पीछे रीजन ये था कि ये लोग जो खुत मुकद्दम थे, इन लोगों को इस प्रकार से मतलब इनके पास ऐसा पावर था, ये किसी को भी पीट पाट के भी पैसा ले सकते थे, मतलब राजस्व उगाही कर सकते थे। ठीक है, राजस्व व्यवस्था सल्तनत काल में 5 प्रकार के कर लिए जाते थे। सबसे पहला जो कर रहता था उस्र होता है, ये जो लिखा हुआ यहाँ पर उस्र है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, उस्र है। ठीक है, उस्र है। तुर्की मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार से भूमि कर होता था, और जो ये भूमि कर रहता था, ये अगर जो कृत्रिम रूप से अगर सिंचाई होती तो उस पर 20% लिया जाता था, लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से अगर सिंचाई होती तो उस पर 10% लिया जाता, और जो कृत्रिम रूप से सिंचाई होती थी वहां पर ये 20% टैक्स लिया जाता। ठीक है, खराज दूसरा टैक्स रहेगा, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था। ठीक है, ये 1/3 से लगाकर 1/2 तक लिया, नहीं, ये 1/3 से लगाकर 1/2 तक दिया जाता है। जो अलाउद्दीन खिलजी रहेगा और मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा, ये 1/2 यानी 50% तक का जो गैर मुसलमान रहेंगे उनसे कर लिया जाएगा। ठीक है, तीसरा जो रहता है वो जकात रहेगा। मुसलमानों पर धार्मिक कर उनकी संपत्ति का 2.5% इधर से लिया जाता है। ठीक है, निसाब एक प्रकार से संपत्ति होती है, एक मतलब एक मात्रा होती है, न्यूनतम मात्रा, इससे ऊपर अगर किसी की संपत्ति होगी तो उससे 2.5% टैक्स लिया जाता है। उसको क्या कहा जाता था? जकात कहा जाता था। अगला जो चौथा टैक्स रहेगा वो जजिया रहेगा। ठीक है, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार से धार्मिक कर था, जिसके बदले उनके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होती थी, वह उसे सैनिक सेवा से मुक्त कर दिया जाता है। पहले जो जजिया था भू राजस्व के साथ वसूला जाता था, लेकिन बाद में जो फिरोज शाह तुगलक के समय में तो पृथक रूप से वसूला जाने लगेगा, और जो जजिया रहता है उसमें स्त्री, बच्चे, बूढ़े, पागल, भिखारी, इन सबको छूट थी। ठीक है, लेकिन अधिकांश समय चूंकि जब फिरोज शाह तुगलक राजा बनेगा तो ये क्या करेगा, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा देगा। तो सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कौन लगाएगा? फिरोज शाह तुगलक लगाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम जजिया मोहम्मद बिन कासिम के समय, और सबसे पहले जजिया कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम लगाया था, लेकिन सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कौन लगाएगा? फिरोज शाह तुगलक लगाएगा। ये कब लगाया था? 712 ईस्वी में वसूल करेगा। ठीक है, सिंध पर जब आएगा, अटैक करेगा, जीतेगा। तो लोगों की आर्थिक स्थिति के अनुसार जजिया तीन, जो अगर लोगों की जो आर्थिक स्थिति उसके हिसाब से जजिया लिया जाता था। जैसे 48 दिरहम, 24 दिरहम, 12 दिरहम, अगर कोई मतलब बहुत गरीब आदमी है उससे 12 दिरहम दिया जाता था, और जो मिडिल क्लास रहता था उससे 24 दिरहम, और जो मतलब उच्च वर्ग रहता था उससे 48 दिरहम जजिया वसूला जाता था। ठीक है, खुम्स, खुम्स एक प्रकार से जो लूट का माल होता था, या मतलब यह एक प्रकार से भूमि में गड़े खजाने या लूट का जो माल रहता था उसका 1/5 यानी 20वां हिस्सा लिया जाता था। 1/5 भाग राजस्व में जाता था केंद्र सरकार के, और जो 20% रहता था वो सरकार, केंद्र सरकार में जाता था, और जो 80% रहता था सैनिकों में। लेकिन आगे चलकर जो अलाउद्दीन खिलजी रहेगा वो 80% क्या करेगा, खुद लेगा, और 20% सैनिकों को देगा। ठीक है, जबकि सैनिकों को 1/5 भाग छोड़ा जाता। ठीक है, फिरोज तुगलक ने इस्लामी परंपरा के अनुसार पुनः केवल 1/5 भाग खुम्स के रूप में मतलब जो इसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक बनेगा, वो जो इससे पहले जो चलते आ रहा था 1/5, उसी हिसाब से ये जो खुम्स का रहेगा उसका लेगा। सिकंदर लोधी गड़े हुए खजानों से अपना हिस्सा नहीं लेगा। तो जो सिकंदर लोधी रहेगा, अगर पूछ लिया जाए कौन सा ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो गड़े हुए खजानों से अपना हिस्सा नहीं लेता था, तो कौन था? सिकंदर लोधी। आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। सुल्तान के प्रत्यक्ष अधिकार में रहने वाले भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। जो सुल्तान का जो प्रत्यक्ष अधिकार में जो भूमि रहती थी उसको खालसा भूमि कहा जाता था। ठीक है, सुल्तान की निजी आय जो होती थी खलसा या इमलाक होती थी। इजारेदारी या मुक्ता व्यवस्था सर्वप्रथम खालसा भूमि पर ही लागू होती थी। जो इजारेदारी व्यवस्था थी या जो मुक्ता व्यवस्था थी वो कहाँ सबसे पहले लागू होती थी? वो जो खालसा भूमि रहती थी जो राजा की, उसी पे होती थी। खालसा भूमि का राजस्व आमिल नामक अधिकारी सीधे केंद्रीय खजाने में जमा करता था। तो जो आमिल नामक अधिकारी रहता है खालसा भूमि का, सीधे केंद्रीय खजाने में जमा करता था। ठीक है, ठेकेदारी पर राजस्व वसूली को मुक्ता या इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है। तो जो इजारेदारी व्यवस्था एक प्रकार से ठेका दिया जाता था कि आप हमको इतना क्षेत्र ले लीजिए और हमको आप इतना टैक्स देंगे, उसमें जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसको मिल जाता था। ठीक है, तो पूरा क्षेत्र मतलब जिसमें उसको टैक्स वसूल कर देना। ठीक है, लोधी शासकों के समय मुक्त को औजादार कहा जाता था। भूमि पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। जो भूमि की पैमाइश उसको क्या कहा जाता था? मसाहत कहा जाता था। पैमाइश के बदले जरीबान यानी भूमि सर्वेक्षण शुल्क लिया जाता था, मतलब भूमि का पैमाइश कराया जाता, उसको उसके रिलेटेड भी एक जरीबान करके कर लिया जाता था। ठीक है, भूमि जो रहती थी, भूमि की जो पैमाइश रहती है उसका जो मानक इकाई क्या थी? तो बिस्वा थी। ठीक है, एक जो बिस्वा, एक मतलब 1 बीघा जो रहता है तो उसमें 20 बिस्सा होते थे। ठीक है,
अधिशेष भू राजस्व फाजिल या फवाजिल कहलाता था। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता था कि फवाजिल क्या होता है, तो अधिशेष का जो भू राजस्व होता है वो फवाजिल कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब वाव यह एक प्रकार से अतिरिक्त कर या उपकर होता था। अन्य प्रकार के कर जैसे गृह कर, चारागाह कर या सिंचाई कर होते थे। जैसे अगला होता है खिदमती, एक प्रकार से अधीनस्थ यानी पराजित भारतीय राजाओं से प्राप्त खराज होता था। जो खिदमती होती थी, जो भारतीय राजा जिनको परास्त करते थे उनसे जो खराज प्राप्त होता था उसे ही ये खिदमती कहा जाता था। तरकात, यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु बिना उत्तराधिकारी छोड़े हो जाए तो उसकी संपत्ति को सरकारी कोष में जमा कर लिया जाता था। छितर, मान लिया कोई व्यक्ति है और उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं, तो उसकी जो संपत्ति होती थी वो सरकारी खजानों में जमा करा ली जाती, उसी को ही तरकात कहा जाता। ठीक है। जिहाद, निर्धारित करों के अतिरिक्त दे एक अन्य कर होता था। जो निर्धारित करों के अतिरिक्त एक अन्य कर जो दिया जाता था जिहाद कहा जाता था। सल्तनत काल में कृषक ही भूमि के स्वामी होते थे। जो कृषक होते थे यानी जो किसान होते वही भूमि के स्वामी होते थे। राजा या जागीरों को केवल उपज का हिस्सा लेने का अधिकार था। तो जो राजा या जो जागीरदार थे उनको सिर्फ वहां से टैक्स कलेक्ट करने का ही अधिकार प्राप्त था। किस्मत एक होती, दिल्ली सल्तनत काल में मुकद्दम, चौधरी, खुद जैसे मध्यस्थ वर्ग किसानों से उपज का कुछ हिस्सा लेते थे, जिससे किस्मत एक होती कहते थे। जो दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम, चौधरी या खुद थे, जो मध्यस्थ वर्ग किसानों से जो उपज का कुछ हिस्सा लेते थे उसे किस्मत होती कहा जाता था। जबकि हक की खोती उन्हें राज्य द्वारा लगान वसूली के बदले परिश्रम, मतलब ये जो अपनी तरफ से जो खुद और मुकद्दम रहते थे जो लेके अपने पास रख लेते थे वो जो कहलाता था किस्मत एक होती। लेकिन जो इसको राज्य सरकार की तरफ से इनको मिलता था टैक्स वसूलने के लिए तो उसको हक एक खोती कहा जाता। ठीक है। अगला होता था खुद राजस्व, जो गांव का राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी कौन होता था? खुद होता था। जो गांव का जो जितना भी राजस्व कलेक्ट करके तो कौन करता था? खुद करता था। मुकद्दम, गांव का जो मुखिया होता है उसको क्या कहा जाता था? मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है। चौधरी, 100 गांवों के परगने या 100 गांव या परगने का जो प्रमुख अधिकारी होगा उसको क्या कहा जाएगा? चौधरी कहा जाएगा। ठीक है। सुल्तान के अधीनस्थ हिंदू शासकों के अधिकार में रहने वाली भूमि रड़ाका भूमि कहलाती थी। नानकर भत्ते के रूप में अतिरिक्त लाभ यानी जमींदारों को दिया जाता। जो नानकर भत्ता के रूप में अतिरिक्त लाभ जो था वो जमींदारों को दिया जाता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने पहली बार भूमि की पैमाइश कर वास्तविक आय के आधार पर राजस्व निर्धारित किया। तो जो अलाउद्दीन रहता है ये जो मतलब पहला मुस्लिम शासक रहेगा जो पूरी भूमि की पैमाइश कराएगा, उसके बाद उस पर मतलब ये राजस्व लगाएगा। ठीक है। राजस्व निर्धारित करेगा। अलाउद्दीन खिलजी बकाया भू राजस्व वसूलने के लिए दीवाने मुफ्तक राज नामक विभाग भी बनाएगा। तो जो मतलब जो लोग बकाया राजस्व रह जाता था उसको वसूलने के लिए ये क्या करेगा? एक नया विभाग बनाएगा जिसको दीवाने मुफ्तक राज कहलाएगा। ठीक है। मुफ्तक राज कौन बनाता है? दीवाने। ये आप लोग इसको याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है। अलाउद्दीन के समय लगान बहुत सख्ती से वसूल किया जाता था। बर्नी लिखता है एक साधारण लगान अधिकारी खुद या चौधरी को पीट कर उससे लगान वसूल कर सकता था। सभी व्यक्ति लगान अधिकारियों से इतनी घृणा करते थे कि इनको जड़ से भी बुरा समझने लगे। कोई भी व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ करने के लिए तैयार नहीं होता था। तो जो अलाउद्दीन खिलजी में मतलब ये बहुत सख्ती के साथ लगान वसूला जाता था। जो खुद और मुकद्दम रहते थे वो जबरदस्ती करके मतलब टैक्स कलेक्ट करते थे, जिससे क्या करते थे लोग इनको इतना पसंद नहीं करते थे। इनको एक प्रकार से ज्वर और बुखार के तरीके से देखते थे और इनसे कोई भी अपनी जो बेटियां रहती थी, बेटियां या जो मतलब बहनें थे, उनका विवाह करना नहीं चाहता था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता, जागीरों के स्थान पर नगद वेतन देने और एकता के विस्तार पर रोक लगाई हुआ खालसा भूमि का विस्तार किया। तो जो अलाउद्दीन खिलजी रहता है वो एकता और जागीरदारों के स्थान पर नगद वेतन देना शुरू कर, और एकता जो जागीरदार रहेगा उसको अपनी जो राजस्व की मतलब राजा की जो पर्सनल भूमि रहती थी जैसे जिससे उसको पूरा वहाँ की जो संपत्ति थी उसको मिलती थी, मतलब वहाँ से जो आय आती थी, तो उसका विस्तार करेगा। ठीक है। तो उसको खालसा जो भूमि रहेगा उसका विस्तार करेगा। गयासुद्दीन तुगलक ने भूमि पैमाइश को त्याग कर पुनः बटाई के आधार पर लगान वसूल किया। तो जो गयासुद्दीन तुगलक रहेगा भूमि की पैमाइश को त्याग कर जो बटाई आधार पर लगान वसूल करेगा और यह आदेश देगा कि भू राजस्व एक साल में 1/10 या 1/11 ही बढ़ाया जाए। ठीक है। तो जो गयासुद्दीन तुगलक रहेगा वो थोड़ा उदार शासक रहेगा और वो क्या कहेगा कि मतलब आप एक बार में 1/10 या 1/11 ही टैक्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है। उसने चौधरी और खुद मुकद्दमों उनके अधिकार वापस कर दिए। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने जो चौधरी और खुद मुकद्दम से उनके अधिकार ले लिए थे, उनको ये क्या करेगा जब गयासुद्दीन राजा बनेगा तो ये सारे अधिकार उनके वापस कर देगा। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई। तो नहरें सबसे पहले किसने खुदवाई थी सिंचाई के लिए? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। सबसे ज्यादा कौन खुदवाई थी?
फिरोज शाह तुगलक खुदवाया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य की संपूर्ण आय का लेखा जोखा तैयार करवाया। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा, राज्य की जो संपूर्ण आय उसका लेखा जोखा तैयार कराएगा। मोहम्मद बिन तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने अलाउद्दीन की तरह भूमि की पैमाइश के आधार पर लगाना शुरू किया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषकों को सौंदर्य या तकाबी ऋण प्रदान किया। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, ये लोगों को क्या करता था, जो सौंदर्य एक प्रकार से कृषि ऋण प्रदान करता था। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक आएगा और उसको माफ भी कर देगा। ठीक है, तकाबी पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता था। ये ऋण चौधरी या मुकदमों के माध्यम से दिया जाता था। ठीक है, तो इस पे कोई किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता था, और इसको लेने के लिए आपको चौधरी या मुकदमों के माध्यम से आप ये लोन ले सकते थे। ठीक है, फिरोज तुगलक ने एकता को पुनः वंशानुगत कर दिया। तो इससे पहले जो मतलब एकता व्यवस्था रहती थी, वंशानुगत नहीं थी, मतलब वंशानुगत थी, लेकिन बीच में क्या करता अलाउद्दीन और ये जो फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक रहेगा, ये वंशानुगत ये हटा देगा। तो ये जब दोबारा आएगा तो दोबारा से वंशानुगत कर देगा। ठीक है, फिरोज ने सैनिकों के वेतन को बदले में जागीर या भूमि अनुदान अनुदान देना फिर से शुरू कर दिया। तो फिरोज शाह तुगलक जो रहेगा, दोबारा से सैनिकों को वेतन के बदले जागीर और भूमि प्रदान करना शुरू कर देगा। फिरोज तुगलक के काल में सर्वाधिक एकता यानी भूमि अनुदान प्रदान किया गया। तो जो फिरोज तुगलक के काल में सबसे ज्यादा एकता प्रदान किया गया। ठीक है, फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर हावे शर्ब लगाया। तो जो सबसे पहले सिंचाई कर कौन लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। सबसे पहले नहर कौन खुदवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक। सबसे ज्यादा नहर किसने खुदवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसने कृषि के विकास के लिए पूर्वी पंजाब में राजवाही और अंजुम माही नामक 2 नहरें खुदवाई थी। हालांकि इसने 5 नहरें खुदवाई थी, जिसमें 2 प्रमुख थी। ठीक है, एक राजवाही और एक अनुमम अंजुम खानी नामक 2 नहरें खुदवाई। ठीक है, फिरोज ने तकाबी ऋण को अपने वजीर खाने जहां तेलंगानी कहने पर माफ कर देगा। तो जो फिरोज शाह तुगलक रहेगा, जो तकाबी ऋण रहेगा, इसका जो वजीर रहता है खाने जहां तेलंगानी, उसके कहने पर ये क्या करेगा, तकाबी ऋण को माफ कर देगा। ठीक है, और ये जो सिंचित भूमि हके सर्व लिया, जो कि आज का 10% होता है। ठीक है, फिरोज तुगलक ने खराज, जजिया, जकात व खुम्स को छोड़कर बाकी सभी करों को हटा दिया। तो इससे पहले जो और कई सारे छोटे छोटे कर लिए जाते थे, उनको ये फिरोज शाह तुगलक हटा देगा। सिर्फ खराज, जजिया, जकात और खुम्स को छोड़कर जितने भी टैक्स होंगे, ये जो फिरोज शाह तुगलक राजा बनेगा तो ये हटा देगा। ठीक है, फिरोज ने खराज वसूलने भी मध्यम वर्ग अपनाया। ठीक है, सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों पर जकात हटा दिया। तो जो सिकंदर लोदी रहेगा, जिससे पहले खाद्यान्नों पर जकात लिया जाता था, उसको हटा देगा। ठीक है, प्रांतों में बही खाता की जांच के लिए साहिब दीवान नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ये केंद्र को सूचनाएं देते थे। तो जो साहिब दीवान नामक जो अधिकारी होते थे बही खातों की जांच के लिए, ये क्या करते थे, केंद्र को सूचनाएं दिया करते थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, और इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम पढ़ेंगे जो दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था कैसी थी, इसकी न्याय व्यवस्था कैसी थी, इसका उद्योग व्यापार कैसे चलता था, और इसका स्थापत्य और कला कैसा था दिल्ली सल्तनत में। और साथ में हम लोग अगर टाइम बचेगा तो हम लोग इसका मतलब जो साहित्य का भी पार्ट देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को बढ़िया अच्छे समझ में आया होगा। तो आप अगर कोई भी अगर आपको मतलब क्वेरी है या कुछ भी जानना है, या अगर आपको कोई भी समझने में दिक्कत आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप हमारे मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसका आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपके कोई भाई बहन दोस्त जो CUT PG हिस्ट्री से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, तो उसे आप जरूर रिकमेंड करिए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।